देखो आज क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेसिक चैप्टर और बहुत आसान चैप्टर और साथ ही साथ बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का मिल जाए तो वो क्वेश्चन हमारा आसान से टिक हो जाए, यानी कि हम उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सकें। ठीक है ना। तो हमें स्टार्ट करना है आज का चैप्टर नंबर 1, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हम ये देख लेंगे कि हमें जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे, जो टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है, वे टॉपिक इस तरह से कवर कर रहे हैं कि उनको करने के बाद हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूरे हो जाए, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर वो आ जाए तो उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ भी हम डील कर सकें। होता क्या है जनरली, ये चैप्टर तो बहुत आसान है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन इसका जो अधिकतर जो बच्चे दिक्कत करते हैं वो क्या कहाँ करते हैं, वो करते हैं इसकी इक्वेशंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, उसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप याद कर लोगे, 2 एग्जाम्पल याद कर लोगे, लेकिन सारे एग्जाम्पल कैसे याद करें, या फिर हम कम से कम वो एग्जाम्पल तो याद कर ही लें, या वो एग्जाम्पल तो हमें कम से कम पता ही हो जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं जिनसे हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, हम टॉपिक के साथ साथ वे सारे के सारे उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस हमारी होंगी वे सारी की सारी हम एक साथ कवर करेंगे। यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस हमारी होंगी, जो हमारी कहाँ यूज़ हो रही होंगी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में यूज़ हो रही होंगी या अब तक आने वाले पेपरों में यूज़ हो चुकी है, उन सभी इक्वेशंस को एक साथ उसी टॉपिक के अंदर लिख देंगे और उसी टॉपिक के अंदर उसको हम कवर कर देंगे, ताकि कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद, हर एक इक्वेशन समझने के बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। ठीक है ना। तो हमें इस तरह से इसमें चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का मतलब सिंपल से इतना क्लियर हमें मिल रहा है कि होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि सोडियम हुआ, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, पता नहीं कितने सारे एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। उन सभी एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक एलिमेंट हमारे पास है सोडियम। उस सोडियम का नंबर बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो होता है 281। इसके पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, अगर हम बात करें, एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, उस लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने ये देख लिया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। जैसे कि मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। तो यानी कि ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ऐसे कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 17 होता है। कॉन्फिगरेशन की बात करें तो 287। तो इसके पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार रहेगा। तो कुछ एलिमेंट्स तो हमने ऐसे देखे जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे देखे जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब यहाँ पे एक तो एलिमेंट होगा ए, जो क्या करना चाहता होगा, डोनेट करना चाहता था। क्या करना चाह रहा होगा, वो डोनेट करना चाह रहा होगा। और एक एलिमेंट इस ए को मिल जाएगा कोई ऐसा जो क्या होगा, जो बेचारा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी कि वो क्या करना चाह रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा होगा। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहा होगा, एक्सेप्ट करना चाह रहा होगा। तो जब ये दो आपस में कहीं पर मिल जाएंगे, एक देने वाला और एक लेने वाला, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में कर लेंगे रिएक्शन। क्या कर लेंगे, ये आपस में ये रिएक्शन कर लेंगे। और जो ये रिएक्शन करेंगे इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल शब्दों में इतना हमें क्लियर हुआ, केमिकल रिएक्शन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई 2 एलिमेंट्स, जरूरी नहीं कि 2 ही होंगे, और भी हो सकते हैं, जब भी हमारा कोई 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी कि कुछ कह सकते हैं रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद कुछ नया बना देंगे, तो वो जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनको बोल दिया हमने केमिकल्स, और इनके साथ जो रिएक्शन करा दी वो हो गई केमिकल रिएक्शन। तो कुल मिला के जब ये एलिमेंट्स
क्या करते हैं, जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, जब ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या बोल देते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो रिएक्शन करने के लिए आते हैं उनको तो बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन करके बनता है उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सपोज किया कि मेरे पास एक हाइड्रोजन था H2, एक मेरे पास ऑक्सीजन था O2, ये दोनों आए और आपस में आके दूसरे के साथ रिएक्शन कर गए और इन्होंने बना दिया वाटर यानी कि H2O। तो जो रिएक्शन करने के लिए आ रहे थे उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। क्या बोला जाता है उनको, रिएक्टेंट्स। तो ये हुए हमारे रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन करने के बाद बनेगा वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट, वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। तो यानी कि जो रिएक्शन करने के लिए आएंगे वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और जो रिएक्शन करने के बाद बनेगा वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। जब भी कोई रिएक्शन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स की, तो कुछ एग्जांपल इसके हाँ बिल्कुल याद रख सकते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा भी होगा। क्या, जब लोहा आप लेके आते हो और उसे खुली हवा में पानी के अंदर रख दो, या फिर पानी में खुला रख दो, या बाहर एटमॉस्फेयर में भी खुला रख दो उसको, तो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर जंग लग जाएगा, जर खा जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या हुई, आपकी केमिकल रिएक्शन हुई। क्योंकि वहां पे क्या हुआ, वहां पे आयरन आया, आयरन तो पहले से था, और वहां पे ऑक्सीजन भी आ गया, और साथ ही साथ उसे मॉइस्चर से क्या मिल गया, वाटर और मिल गया। तो उसने क्या बना दिया, उसने जंग बना दिया, यानी कि Fe2O3XH2O। तो जो ये इसने बना दिया ना, ये क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कुल मिला के पहला एग्जाम्पल हम क्या रख सकते हैं केमिकल रिएक्शन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल आपने खाना खाया, बिल्कुल खाना खाया, खाना खाने के बाद वो खाना किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस आप कर रहे हो, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो कुल मिलाकर दूसरा एग्जांपल क्या हुआ इसका, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, वो भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल बिल्कुल है आपका, एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, ये होती है आपके प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में CO2 आती है, पानी उसको हम देते हैं, साथ ही उसके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट उसको दे दिया तो क्या करेगा, वो ग्लूकोज बना देगा, यानी खाना बना देगा। तो ये भी प्रोसेस क्या हुई आपकी, केमिकल रिएक्शन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन का। और कोई एग्जाम्पल बिल्कुल हो सकता है, आपने दूध लिया और उस दूध की दही जमा दी, यानी कि मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप दूध की दही जमा दोगे तो वो भी क्या कर दिया आपने, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब आपने दूध लिया उसके अंदर आपने जावन लगाया, यानी कि आपने हल्का सा लैक्टिक एसिड लगा दिया। ठीक है ना, जैसे आप वो लगाओगे तो क्या होगा, वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद उस दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा, मिल्क में कन्वर्ट, सॉरी दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, दही में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ आपका, केमिकल रिएक्शन का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डन यहाँ तक। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन का ये याद रखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन तो आपने ये ध्यान रखी है, H2+O2 गिव्स आउट H2O। एक रिएक्शन यहाँ पे होती है जब हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम यानी कि Mg, इसको जब हम जलाते हैं O2 की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको जला देंगे तो वो बनाएगा आपका MgO। क्या बनाएगा वो आपका, MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी जब व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, इसको बैलेंस करता है, पहले बैलेंस क्यों करता है बताएंगे, लेकिन फिलहाल बैलेंस में इसको एज इट इज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हुई यहाँ पे, ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चन याद रखना है। और वो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब भी हम मैग्नीशियम के रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी कि जलाते हैं, तो हमें उसको जलाने से पहले एक रेगमाल यानी कि सैंड पेपर से साफ क्यों करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या कि जब भी हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो जलाने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सैंड पेपर यानी कि रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। तो कह रहा है
ऐसा हमने क्यों किया। तो इसका आपको याद रखना है कि जब मैग्नीशियम खुला हवा में रखा होगा, सपोज ये मैग्नीशियम है और ये खुला हुआ हवा में रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, जैसे कि कार्बन हुआ, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, जैसे कि सल्फर हुआ, ये कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा ये आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अगर आपको इसे जलाना है प्रॉपर तरीके से तो पहले इसके ऊपर जो जमी हुई लेयर है किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेगमाल लेंगे, सैंड पेपर लेंगे और उससे उसको साफ कर देंगे, ताकि MgCO3 की जो लेयर बन चुकी है, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर बन चुकी है वो हट जाए। और जब वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाएगी तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको नोट बना के एक बात याद रखनी है, क्या कि हम इसको जलाने से पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से साफ करते हैं। तो यानी क्या याद रखेंगे हम यहाँ पे, बिफोर बर्निंग mg ribbon is cleaned by sandpaper, सैंडपेपर से साफ करेंगे। क्यों, बिकॉज टू रिमूव, एक लेयर को रिमूव करना है, और वो कौन है, वो है आपका MgCO3 लेयर, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर जम चुकी है उसको रिमूव करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमें उस मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है। डन यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब भी हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा इन केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं जो वो दिखा सकता है, उनके बारे में होने वाला है। तो यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कोई गैस निकल सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर बड़ा फोकस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जिंक लिया Zn और इसको किसके अंदर डाल दिया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया, तो ये बनाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो जो ये गैस निकल रही है ये क्या हुआ, जब हमारी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल रिएक्शन हुई तो उस दौरान हमारी एक गैस निकल गई। तो यानी कि हमें यहाँ पे ये बात पता चली कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ केमिकल रिएक्शन में कोई गैस निकल सकती है। तो सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ आपका, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। दूसरे अगर हम बात करें तो वो होता है चेंज इन कलर, यानी कि क्या हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने एक लिया सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड हमारा एक ऐसा एसिड होता है जो जनरली आपको कहाँ मिल जाएगा, नींबू के अंदर मिल जाएगा। तो नींबू के अंदर जो खटास होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एसिड एंड दैट एसिड इज नोन एज सिट्रिक एसिड। तो जब सिट्रिक एसिड को हम पोटेशियम परमैंगनेट, ध्यान रखना पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMNO4। दो शब्द मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दोनों शब्दों को ध्यान समझ लें। एक है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMNO4 और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये दोनों के दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इसलिए ध्यान रखना ये दोनों के दोनों नाम बहुत यूज़ होने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो एक पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMNO4 और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। दोनों के दोनों ही एक ही जैसा काम करते हैं, दोनों के दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो जब हम KMNO4 के अंदर यानी पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर 2 बूंद नींबू की या फिर सिट्रिक एसिड मिला देंगे तो होगा क्या, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब इसका कलर चेंज होगा तो इसका कलर हो जाएगा आपका पर्पल से कलरलेस। क्या हो जाएगा इसका, पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जब भी हम क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड के अंदर या फिर सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर डाल देंगे तो उसका कलर पर्पल से कैसा हो जाएगा आपका,
कलरलेस हो जाएगा, यानी कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा था, पहले पर्पल था, लेकिन जैसे ही नींबू की 2 बूंद डालेंगे तो क्या होगा, वो उसको कलरलेस कर देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हुआ। और कोई एग्जाम्पल बिल्कुल हो सकता है, अगर आप ले लो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सिंपल एक एसिड है ये भी आपका, क्यों, क्योंकि जो भी मेटल होते हैं, सॉरी जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, सल्फर इज अ नॉन मेटल, और जब नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसा है, आपका एसिडिक है। और जब इसको हम डाल देंगे किसके अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 का नाम मैंने अभी बताया आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो होगा क्या, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, और इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये ध्यान रखेंगे आप ये वाला एग्जाम्पल भी, क्या, कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड, जरूरी नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड ही होगा, कोई भी आपका एसिड हो सकता है, मैंने कि एग्जाम्पल ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में डालोगे तो होगा क्या, ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो पहले था अब वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके याद रखना है आपको, चेंज इन कलर के। तो यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे कलर भी चेंज हो सकता है। तीसरा काम क्या हो सकता है, स्टेट चेंज, यानी कि वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज का मतलब आपने पढ़ रखा है कि किसी भी बॉडी की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। और स्टेट को चेंज कैसे करेगा, हो सकता है कि वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, हो सकता है वो लिक्विड से गैस बन जाए, वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वो स्टेट को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कैंडल लिया, कैंडल क्या है, आपका एक वैक्स है, क्या है, आपका एक वैक्स है, और जब आप उसको जलाओगे तो वो कैंडल क्या होगा, वो कैंडल आपका एक सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले सॉलिड से लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड से गैस बनेगा। तो ये क्यों हो रहा है कि वैक्स ने बर्न कर अपना आपको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो रिएक्शन करने के बाद अपनी स्टेट को क्या कर लिया, उसने चेंज कर लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो अपना टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, वो अपना टेम्परेचर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बोलने वाला हूँ। क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, क्या, CaO प्लस H2O, ये वाली एग्जाम्पल जो यहाँ पे है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल कई बार कई जगह यूज होगा। तो CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में निकलने वाली है हीट। तो ध्यान रखना, CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और होता है, और इसका नाम होता है क्विकलाइम। क्या होता है इसका नाम, क्विकलाइम। तो ध्यान रखना, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं क्विकलाइम, जब उसको पानी के अंदर डाल देंगे, पानी को उसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, वो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और ये जो CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका जनरल नेम होता है आपका स्लेग्ड लाइम। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला नेम, आपका स्लेग्ड लाइम। तो ध्यान रखना ये स्लेग्ड लाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप किसी भी क्विकलाइम को पानी में डालोगे तो वहाँ पे स्लेग्ड लाइम बनेगा, और जब स्लेग्ड लाइम बनेगा तो वहाँ पे साथ ही साथ निकलने वाली आपकी हीट। क्या निकलने वाला है वहाँ पे, साथ ही साथ हीट, जिस वजह से जिस भी चीज़ के अंदर आप ये रिएक्शन कराओगे वो गर्म हो जाएगा। सपोज आपने किसी एक बर्तन के अंदर ये रिएक्शन कराई तो वो बर्तन की सरफेस क्या हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे, और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमने पढ़ रखा है कि वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, चेंज इन टेम्परेचर का। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी, जो CaO है यही हमारा कहलाता है वाइट वॉश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो CaO है यही है हमारा वाइट वॉश। वाइट वॉश का मतलब जो भी आप अपने घरों में वाइट कलर का पेंट कराते हैं, जो दीवारों पे, छत पे
पे हम व्हाइट कलर का पेंट करा लेते हैं, ये वही है CaO। तो NCERT में ये क्वेश्चन भी है कि व्हाइट वॉश क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे व्हाइट वॉश क्या होता है, CaO होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल आपका चेंज इन टेम्परेचर का ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ चेंज इन टेम्परेचर का, तो आपको ये भी ध्यान रख सकते हो, Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2 और साथ ही साथ निकल जाएगी यहाँ पे भी आपकी एक हीट। तो कुल मिला के जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के अंदर जिंक डाल दोगे तो बनेगा ZnSO4 और साथ ही साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ निकलने वाली वहाँ पे है आपकी हीट, जिस वजह से ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखोगे चेंज इन टेम्परेचर के, दोनों ही एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल आपको ये दो एग्जाम्पल तो याद रखने ही है। जहाँ पे ये जो CaO वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के दो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, एक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। चेंज इन स्टेट का मतलब मैंने भी बताया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या लिक्विड से कोई सी भी स्टेट में वो चेंज हो सकता है, जैसे कि जलती हुई कैंडल। और चेंज इन टेम्परेचर का मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया। तो ये क्या है, ये है कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो कि आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब देखो अब होता क्या है, जो भी केमिकल आए आपस में मिले और मिलके कुछ नया बना दिया, तो उनको लिखने का एक तरीका होता है। यानी कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से हम उसको लिखते हैं वही कहलाती है उसकी केमिकल इक्वेशन। तो यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्या है, केमिकल इक्वेशंस। क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन शब्द यहाँ पे यूज किया ये और कुछ नहीं है, सिंपल और सिंपल क्या है, आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ये जितने भी हमने यहाँ पे कर रखे हैं, यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हर जगह हम ये तो लिखेंगे नहीं ZINK जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको एक शॉर्ट सिंबल्स में पढ़ रहे हैं और शॉर्ट सिंबल में उनको लिखने का एक तरीका क्या हुआ, जिंक का सिंबल लिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल लिया H2SO4 और रिएक्शन कराते हुए हमने दिखा दिया। तो ये जो हम इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इन तरीके से इनको दिखा पा रहे हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्या, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। अब यहाँ पे केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी स्केलेटल इक्वेशन और एक होती है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो तरह की हमारे पास इक्वेशन होती हैं, एक होती है स्केलेटल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर हम किसी भी रिएक्शन को लिख दें और इस चीज़ का ध्यान ना दें, जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटल इक्वेशन में मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ H2 प्लस O2 gives out H2O। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना चाहूँ तो हाइड्रोजन इधर मेरे पास दो हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हाइड्रोजन मेरे पास दो हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन तो दो हैं लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन एक है। तो हुआ क्या, लेफ्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, राइट में ऑक्सीजन कम हो गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमें चारों तरफ क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ इक्वल करना होगा। अगर वे दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन कहलाती है आपकी स्केलेटल इक्वेशन। तो ये हुई आपकी स्केलेटल इक्वेशन। और जब मैं दोनों तरफ बराबर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग, जब मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बराबर कर दूंगा, जैसे कि कैसे करने वाला हूं, H2 लिया साथ में O2 लिया, गिव्स आउट H2O। अब मैं कैसे बैलेंस करने वाला हूं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो इसके आगे दो लगा दिया। अब लेकिन जब मैंने इसको लगाया तो हुआ क्या, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, तो मैंने इधर भी 2 लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4,
ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो ये जो इक्वेशन कहलाएगी आपकी, ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये आपकी? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ध्यान रखेंगे स्केलेटल इक्वेशन का सिंपल मतलब होता है जब दोनों तरफ मॉलिक्यूल सेम ना हो तो वो कहलाएगी आपकी स्केलेटल इक्वेशन, और जब दोनों तरफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो वो कहलाएगी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब दिमाग में बात आ रही होगी कि हमने स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करा? क्योंकि बैलेंस करने के मतलब इसलिए किया हमने इसको क्योंकि यहाँ पे एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब भी हमें किसी इक्वेशन को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस क्यों करना होता है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट ना करे। यानी कि जितनी भी इक्वेशंस होगी हमें सबकी सब इक्वेशन को क्या करवाना पड़ेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवाना पड़ेगा। और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस स्केलेटल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। इसी वजह से हम सारी की सारी इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है कि हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करा सके। डन? यहाँ तक बात करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक की, और वो क्या है हमारे पास? अब देखो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बहुत सारी तरह की होती हैं, तो वन बाय वन करके हमें उन सभी टाइप्स को पढ़ना है और सभी की कुछ एग्जांपल्स, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल, उन एग्जांपल्स को याद रखना है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने तरह की हमारी हो सकती हैं, यानी कि किस किस तरह से हमारे एलिमेंट्स रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको जो याद रखना है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो पा रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई भी दो आएंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बना देंगे, तो वो कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कोई एलिमेंट आया A और उसने B के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? AB बना दिया। तो यानी कि वो आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो बना MgO। तो ये जो MgO यहाँ पे बन रहा है ये क्या हुआ आपका? इसमें दो एलिमेंट आए, एक मैग्नीशियम आया, एक ऑक्सीजन आया, और उन दोनों ने मिलके एक एलिमेंट बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया, तो वो कहलाया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये पहला एग्जाम्पल आप याद रखोगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करो तो C आया प्लस O2 आया, गिव्स आउट CO2 बन गया। यानी कार्बन आया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो N2 आया, नाइट्रोजन आया, साथ में इसके पास हाइड्रोजन आया और इन्होंने बना दिया आपका एमोनिया। क्या बना दिया आपका इन्होंने? एमोनिया, यानी कि 2NH3। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद रखना है, वो क्या है आपका? कॉपर आया, साथ में ऑक्सीजन आया और इन्होंने बना दिया कॉपर ऑक्साइड। क्या है बना दिया इन्होंने? कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीशियम वाला और दूसरा यहाँ पे कॉपर वाला। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है? कि मैग्नीशियम वाले से तो जनरली क्वेश्चन बन जाता है रिबन वाला, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो हम साफ क्यों करते हैं? कि मैग्नीशियम खुली हवा में रह के कार्बन के साथ रिएक्शन करा के मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है और उसकी लेयर को हटाने के लिए हमें उसे साफ करना होता है। इसीलिए पहला इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये जो फोर्थ वाला है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब कॉपर होता है तो कॉपर शुरुआत में रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है आपका? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन का मतलब ये शुरुआत में लाल और ब्राउन से कलर का मिक्सचर होगा, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये बन जाएगा काले कलर का, यानी कि क्या पड़ जाएगा? काला पड़ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा।
जिस वजह से ये एग्जाम्पल भी आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में याद रखना है। यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कॉपर ऑक्साइड, शुरुआत में कलर होगा रेडिश ब्राउन और बाद में कलर हो जाएगा आपका ब्लैक। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल आपको इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में याद रखने हैं। अगर बात करूँ सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप में कौन सा होता है? सेकेंड टाइप में हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब टूट जाना, बिखर जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का उल्टा काम होगा। यहाँ पे तो हमारे 2 एलिमेंट आएंगे और एक सिंगल बना देंगे, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड आएगा और वो 2 एलिमेंट में टूट जाएगा। तो ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है CaCO3। CaCO3 को जब मैं हीट कराऊंगा, ये जहाँ पे इसके ऊपर ट्रायंगल लगाते हैं, ट्रायंगल का मतलब होता है हम उसको हीट दे रहे हैं। हमारा CaCO3 को हम हीट कराएंगे तो ये बनाएगा CaO, साथ ही साथ निकल जाएगा CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलनी है। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल किसका, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका FeOH का होल ट्वाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे ले लें। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको हीट करा देता हूँ तो ये बनेगा हमारा क्या, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में निकल जाएगा 3H2O। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। 3 तरह से डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं, या तो हम किसी भी बॉडी को हीट दे दें, क्या दे दें, हम उसको हीट दे दें, या फिर हम किसी भी बॉडी को क्या दे दें, सनलाइट दे दें, क्या दे दें, हम उसको सनलाइट दे दें, या फिर हम किसी भी उस सब्सटेंस को क्या दे दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें, क्या दे दें, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी। तो कुल मिला के हम किसी भी 3 चीज से तोड़ सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स को। अगर मैं डिकम्पोजिशन करा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो बन जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बन जाएगा वो आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। और अगर मैं किसी को सनलाइट दे रहा हूं और सनलाइट देने के बाद उसको तोड़वा रहा हूं, तो वो बन जाएगा आपका फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बन जाएगा आपका, फोटो डिकम्पोजिशन। और अगर किसी को हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद तोड़वा रहे हैं, तो वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो 3 तरह के हमारे डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, या तो हम करा सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ हीट, या हम करा सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम करा सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट। तो हमारे पास कितने तरह के डिकम्पोजिशन हो गए, आपके 3 तरह के यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गए। तीनों के ही आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो जब आप हीट दोगे तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, जब आप उसको सनलाइट दोगे तो कहलाएगा आपका फोटो डिकम्पोजिशन, और जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर बात करूं इस हीट वाले एग्जाम्पल की, तो हीट के दोनों एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं। ये दोनों एग्जाम्पल किसके, आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो और भी लिख सकते हैं। हाँ, और क्या होगा आपका, जब फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पे 2PbNO3 लेड नाइट्रेट ले रहे हैं हम यहाँ पे, और जब उसको हम हीट करवाएंगे तो वो बनाएगा आपका PbO, और साथ में निकल जाएगी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का। एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। जब भी लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस लेंगे और उसको हीट करवाएंगे तो बनेगा PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, और साथ में बन जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन का। अगर बात करूँ सनलाइट इसके फोटो डिकम्पोजिशन की, तो फोटो डिकम्पोजिशन का आप एग्जाम्पल याद रखोगे क्या, 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड अगर लोगे और आप इसको क्या दे रहे हो, सनलाइट। जब सनलाइट देते हो तो हम इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं Hµ, बिकॉज Hµ इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द सनलाइट। तो यहाँ पे जब इसको सनलाइट देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, 2Ag यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। यहाँ पे जो आपका एक शब्द यूज़ हो रहा है AgCl, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके NCERT बुक में भी है। क्या कि जो भी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स मतलब
जो आपकी एक्सरे वाली काली सी फिल्म होती है, काली सी एक होते हैं शीट सी होती है जो आप एक्सरे करवाने जाते हो, या फिर पहले किसी टाइम में कैमरे में रील लगती थी, वो भी ब्लैक कलर की रील से लगती थी, तो उनको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स। उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, किसकी, इस AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की एक परत चढ़ा देंगे। और जब हम उसमें जो भी हमारा पिक्चर वगैरह क्लिक हो जाएगा एंड सब कुछ करने के बाद हम उसको धूप में लटका देंगे। आप देखना कभी जब आप किसी एक्सरे वाली की दुकान पर जाओगे तो वो आपका एक्सरे करने के बाद उस प्लेट को धूप में लटका के छोड़ देगा थोड़े टाइम के लिए। तो होगा क्या, वहां पे यही काम होने वाला है कि वो जो AgCl की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, उसमें जब वो HNu यानी कि सनलाइट को रिएक्शन कराएगा तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 गैस उड़ जाएगी, जिस वजह से वहां पे आपकी जो भी स्ट्रक्चर वो चमकना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो AgCl है वो AgCl क्या होता है आपका, उसका कोई भी कलर नहीं होगा, लेकिन जब वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो Ag का कलर निकल के आएगा आपका, और वो कलर हो जाएगा आपका कैसा, ग्रे। कैसा हो जाएगा आपका कलर, ग्रे। और जब वो ग्रे कलर का हो जाएगा तो उसी वजह से आपको डिफरेंशिएट की वजह से आपको क्या दिखने स्टार्ट हो जाएगी, पिक्चर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी आपका हाथ होगा, जो भी आपको पिक्चर उसमें दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप याद रखोगे क्या, कि एक नोट बना के पॉइंट लिख देंगे क्या, कि जो AgCl होता है ये क्या करता है, टर्न कर जाता है, टर्न टू ग्रे। ये किस में कन्वर्ट कर हो जाता है, ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। कब, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, सॉरी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जब सनलाइट में हम उसको छोड़ देंगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स। कहाँ यूज करते हैं हम इसको, फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपका NCERT का भी पार्ट ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि यहाँ पे हम सिल्वर क्लोराइड को क्या कहाँ यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स पे यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का आप एग्जाम्पल याद रखोगे क्या, आपने H2O लिया, पानी लिया, और उस पानी के अंदर क्या दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। क्या दे दिया आपने उसको, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो बन जाएगा आपका H2 + O2, यानी कि हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। जब तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन निकलती है वो किस किस रेशियो में निकलती है, तो ध्यान रखेंगे जो हाइड्रोजन निकली और जो ऑक्सीजन निकली उसका रेशियो होता है 2:1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलने का रेशियो कैसा होगा आपका, 2:1। यानी कि अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम निकल रही है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम निकलेगी, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। तो जो भी ऑक्सीजन निकलेगा उसका 2 गुना क्या निकलने वाला है, आपका हाइड्रोजन निकलने वाला है। इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ तक क्लियर सबका। नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करें तो नेक्स्ट हमारा होता है एक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड पहले से ही तैयार हो चुका होगा और उसके अंदर कोई एलिमेंट अगर आ जाएगा तो वो उसके साथ रिएक्शन करके उसको किसी को हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड था AB क्या है, AB कोई भी कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरे पास है HCl, ठीक है ना, और इसके अंदर चला गया कोई C मतलब कोई भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर डाल दिया मैंने जिंक, तो क्या होगा, अब ये इस C के साथ रिएक्शन करके बना देगा Cb, यानी कि फॉर एग्जांपल बना देगा ZnCl2, ठीक है ना, और साथ में क्या करेगा, साथ में निकाल देगा इस A को अलग। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो ये हुई हमारी रिएक्शन। अब एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई AB एक कंपाउंड होगा उसके अंदर C की एंट्री होगी तो वो Cb बना देगा और A को अलग निकाल देगा। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो इसको एक दूसरा नाम और बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है आपकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहलाती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसी का नाम होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लिखा था मैंने, Zn लिया आपने, Zn के अंदर क्या डाल दिया आपने, मतलब कुल मिला के आपने HCl लिया हुआ था, उसके अंदर जिंक को एंट्री करा दी। जैसे जिंक आएगा तो क्या कर देगा, ये बना देगा ZnCl2 और साथ में निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस अलग। तो ये क्या हुआ, सिंपल जिंक था, जिंक ने HCl के साथ रिएक्शन करके H को तो अलग कर दिया और ZnCl2 बना दिया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने लिया Zn, जिंक लिया और इसको CuSO4 के अंदर डलवा दिया। किसके अंदर डलवा दिया? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के अंदर डलवा दिया। तो ये बनेगा आपका ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में निकल जाएगी कॉपर। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जिंक जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको ये ध्यान रखना है, जब यहाँ पे शुरुआत में आपका ये जिंक होगा तो ये शुरुआत में आपका ग्रे कलर का होगा। कैसा होगा आपका? यहाँ पे ग्रे कलर का होगा। ठीक है ना। और जो ये CuSO4 होगा ये शुरुआत में ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट कैसा होता है आपका? ब्लू कलर का होगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 बनेगा और ZnSO4 जो होगा वो आपका कलरलेस होगा, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होगा। और जो कॉपर निकलेगा ये बनेगा आपका रेडिश ब्राउन। कैसा होगा आपका? रेडिश ब्राउन। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है क्या, कि जब जिंक को CuSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है ना। और इनका कलर क्या होगा? जिंक का ग्रे कलर था, CuSO4 का ब्लू कलर था, ZnSO4 का कलर कलरलेस हो जाएगा और इसका कॉपर का रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करूँ तो Fe आपने Rn लिया, साथ में CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया तो बनेगा FeSO4 और साथ में निकल जाएगा कॉपर। जो यहाँ पे CuSO4 होगा यहाँ पे भी कैसा होगा आपका? ब्लू कलर का होगा, कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होता है। और जब FeSO4 बनेगा तो ये बन जाएगा आपका ग्रीन कलर का। कैसा बनेगा आपका? ग्रीन कलर का। तो ध्यान रखेंगे ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हुआ? डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल हुआ। ठीक है ना। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cu आपने लिया, कॉपर लिया, साथ में आपने डलवा दिया AgNO3। तो ये क्या करेगा? ये कर देगा CuNO3 का होल ट्वाइस और साथ में निकल जाएगा Ag। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। इन सभी रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ कॉमन क्या है, कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी जब ये आने वाला जो एलिमेंट है ये पहले वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ये आने वाला एलिमेंट पहले वाले से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी। यानी कि जो ये H है, इस H से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन है। इस सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूँ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था CuNO3 का होल ट्वाइस और इसके अंदर मैं क्या डाल दूँ? सिल्वर डाल दूँ। तो अब क्या होगा? अब इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई रिएक्शन? क्योंकि ये जो सिल्वर आपने डाला है ये क्या है? ये इस कॉपर से लेस रिएक्टिव है और जब ये कॉपर से लेस रिएक्टिव होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जब भी होगी जब आने वाला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अंदर क्या याद रखना है, आइए देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डबल होगा। डबल का मतलब दो बार होगा। कैसे होगा? यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड होगा, सपोज AB एक कंपाउंड होगा, एक वहीं पे CD भी एक कंपाउंड होगा और ये क्या कर लेंगे? ये आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर की कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को दे के या इलेक्ट्रॉन्स को लेके बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाएगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव आयंस। तो यानी कि
इनमें कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई नेगेटिव होगा। ऐसी इसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई नेगेटिव होगा। सपोज करता हूँ इसके अंदर A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, इसके अंदर भी C पॉजिटिव है, D नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ये आपस में आयंस का क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जब आयंस का एक्सचेंज कर लेंगे तो ये बना देगा Cb प्लस AD। तो ये कहलाई आपकी कैसी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो गया, जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो गया। अब जब आयंस का एक्सचेंज होगा तो ये हमारी जो रिएक्शन बन जाएगी ये कहलाएगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की हो सकती हैं, या तो हो सकती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो सकती है आपकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है या तो, या फिर वो हो सकती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी हो सकती है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन वे हो सकती हैं, या तो होगी आपकी कौन सी रिएक्शन, या तो होगी वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब भी हमारा कोई भी दो इनसॉल्यूबल सॉल्ट, कोई भी दो इनसॉल्यूबल सॉल्ट आपस में रिएक्शन करेंगे और एक पीपीटी बना देंगे, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट बना देंगे, तो वो रिएक्शन कहलाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया BaCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड, ये कैसा है, ये आपका इनसॉल्यूबल है पानी के अंदर। साथ ही आपने लिया Na2SO4, ये कैसा है, ये भी आपका पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब ये रिएक्शन कर लेंगे तो रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा BaSO4, क्या बनाएगा आपका BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट, और साथ में निकल जाएगा NaCl। तो ये BaSO4 बना, ये क्या है आपका, ये है आपका PPT बोले तो प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसी वजह से ये रिएक्शन कहलाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल आप याद रख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट लिया आपने, इसके अंदर NaCl डला दिया। अब क्या होगा, जब ये होगा तो ये बन जाएगा आपका AgCl और साथ में निकल आएगा NaNO3। तो ये जो AgCl निकला है यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये है आपका PPT प्रेसिपिटेट, और इसी वजह से ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल बिल्कुल ले सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूँ PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये क्या ले लिया आपने, लेड नाइट्रेट, और जब लेड नाइट्रेट में आप HCl डालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा PbCl2 और साथ में 2HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और लेड क्लोराइड बन जाएगा। तो जब ये रिएक्शन होगी तो इसके अंदर PbCl2 भी क्या है आपका, एक PPT है, क्या है PPT यानी प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन भी किसका हुआ, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब अगर बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक आपका एसिडिक नेचर का होगा, एक आपका बेसिक नेचर का होगा, और दोनों रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाएंगे। तो सॉल्ट बनाने तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया NaOH और साथ में डलवा दिया HCl, तो जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो बनेगा NaCl और साथ में निकल जाएगा वाटर। तो ये जो NaCl बना है ये क्या है आपका, सॉल्ट है, क्या है आपका, सॉल्ट। और जब जिस रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा तो वो कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल याद रखना है। और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और साथ में डाल दिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनेगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और साथ में निकल जाएगा आपका वाटर। तो जो Na2SO4 बना ये भी क्या आपका सॉल्ट है, और जब इस रिएक्शन में सॉल्ट बन रहा है तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कुल मिला के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की हो सकती हैं, एक हो सकती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक हो सकती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये दो तरह की रिएक्शन आपको याद रखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपको एग्जाम्पल डालना होगा तो आप ये तीनों भी डाल सकते हो और ये दोनों भी, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल किसके भी कहला सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के भी कहला सकते हैं। इनके तो हैं ही अलग अलग, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी काम कर जाएंगे। डन यहाँ तक। ये है हमारे कुछ इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी कुछ टॉपिक हमारे इस चैप्टर के बचते हैं जो आप हमारी आने वाली फर्दर वीडियोज़ में देख सकते हैं।
अगर आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया है और लगता है आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू। जय हिंद।